नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध देखो, गोलार्ध, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को कटिबंध कहा जाता है। कैसे? देखो, गोलार्ध किसे कहते हैं? ये पूरी पृथ्वी हो गई हमारी और इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इस विषुवत रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और इन गोलार्धों को ताप के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है और इन्हें क्या कहा जाता है? गोलार्ध, कटिबंध। ठीक है, ये यहां पर एक बार इस डायग्राम को समझ लो। कटिबंध से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, 100%। देखो, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी आती हैं और सीधी आने के कारण यहां पर हमेशा गर्मी रहती है। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। क्वेश्चन क्या आता है? विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां पर मौसम कैसा रहता है? सदैव गर्म। ठीक है, क्वेश्चन आता है उष्ण कटिबंध में मौसम कैसा रहता है? सदैव गर्म, हमेशा गर्म मौसम रहता है। इससे अब हम जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं और जैसे नीचे की तरफ आते हैं, जितने डिग्री ऊपर गए और जितने डिग्री नीचे आए, दोनों में समान टेम्परेचर रहेगा और समान ही मौसम रहेंगे। देखो, टेम्परेचर समान नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी मिल सकता है, लेकिन जो कटिबंध है वो समान रहेंगे। 30 से 45 डिग्री उत्तर में भी और 30 से 45 डिग्री दक्षिण में भी, दोनों की दोनों कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। 0 से 30 उष्ण कटिबंध, 30 से 45 उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध 45 से 66 शीतोष्ण कटिबंध, 45 से 66 नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध, और 66 से 90 ध्रुवीय कटिबंध, 66 से 90 नीचे भी क्या है? ध्रुवीय कटिबंध। एक ही बार में याद रखना है, 30, 45, 66, 90 उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय। ठीक है, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय। अब इसमें मौसम आते हैं तो उष्ण में हमेशा गर्मी, ठीक है, सदैव गर्म रहेगा मौसम, हमेशा गर्मी रहेगी। उपोष्ण में कभी गर्मी कभी सर्दी, कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप बहुत कम, टेम्परेचर बहुत कम आ जाए तो बात किसकी आ रही है? उपोष्ण की। अगर आ जाए हमेशा ताप कम रहता है, हमेशा सर्दी रहती है, ताप कम आ जाए हमेशा सर्दी आ जाए, एक ही बात है, और वो कौन सा रहेगा? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और ध्रुवीय कटिबंध में एक सीधी सी बात है, हम यहां से अगर ऊपर की तरफ चलें, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जब तापमान कम होता चला जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जब बर्फ जम जाएगी। तो जो ध्रुवीय कटिबंध है, इन ध्रुवीय कटिबंध में हमेशा बर्फ जमी रहती है। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय, सदैव गर्मी या हमेशा गर्म, कभी गर्मी कभी सर्दी, हमेशा सर्दी और हमेशा बर्फ। याद क्या क्या रखना है? उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय, 30, 45, 66 और 90, सारे के सारे जैसे ऊपर हैं सेम टू सेम ऐसे ही नीचे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसे ही समान है। इसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है शांत कटिबंध या डोलड्रम। शांत कटिबंध या डोलड्रम क्या होता है? विषुवत रेखा के, ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में, यहां पर 5 डिग्री उत्तर में
और 5 डिग्री ही दक्षिण में। इन दोनों के बीच में, यहां तक पूरा बता रहा हूं ये, ठीक है, 5 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी, जो उष्ण कटिबंध के अंदर ही, इसे कहा जाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम। अगर कटिबंध की बात आए तो उष्ण कटिबंध का ही भाग है शांत कटिबंध या डोलड्रम कहा जाता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग है। और ये पूरा है, ऐसा नहीं है बनाने के लिए अलग बना रखा है बस, ठीक है, इसमें पूरे की पूरे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम, ठीक है। अगर देखो उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है, 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं उष्ण कटिबंध के अंदर, ठीक है। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय। अब यहां तक से क्वेश्चन क्या आएंगे कटिबंध में से, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 0 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण क्या है? उष्ण कटिबंध। 30 से 45 उपोष्ण और 45 से 66 शीतोष्ण कटिबंध और 66 से 90 ध्रुवीय कटिबंध। हमेशा उष्ण में हमेशा गर्मी, उपोष्ण में कभी गर्मी कभी सर्दी, शीतोष्ण में हमेशा सर्दी और ध्रुवीय में क्या रहेगा? हमेशा बर्फ जमी रहेगी, हमेशा बर्फ जमी रहेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटिव है थोड़ा सा। देखो अब क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तरी गोलार्ध पर बड़े दिन कब होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध पर बड़े दिन कब होते हैं, पृथ्वी पर दिन रात कब समान रहते हैं। तो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और ये हमको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा में देखो एक चीज याद रखनी है, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये कर्क रेखा बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, कर्क रेखा, और यहां पर बताई थी 66.5 पे मकर रेखा। ये टॉपिक को दोबारा नहीं करा रहा, बस थोड़ा सा समझाऊंगा इससे। इसमें क्या है, क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन रहता है। देखो सूर्य की किरणें एक बार ऊपर जाती हैं, एक बार नीचे आती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें एक बार ऊपर जाती हैं, एक बार नीचे आती हैं। मान लो यहां पर सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य की किरणें मान लो फर्स्ट महीने में जनवरी में सपोज करो यहां पर है, ठीक है, तो लगभग 3 महीने तक ऐसे ऊपर जाएंगी और फिर 3 महीने लगभग नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है। मतलब जो सीधी किरणें पड़ती हैं, प्रकाश पूरी पड़ता है, ठीक है, फिर 3 महीने ऐसे नीचे की तरफ जाएंगी और फिर 3 महीने यहां पर दोबारा आएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये बीच वाला भाग है ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं 2 बार, ठीक है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत होती हैं। बाकी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एक बार लंबवत होती हैं। टोटल 12 महीने के हुए, 3 महीने मंथ ऊपर जाना, 3 मंथ नीचे आना, फिर 3 मंथ ऊपर नीचे, इस तरीके से। और यहां पर बीच में विषुवत रेखा मान ली, ठीक है।
अब क्या होता है, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं वहां पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि सूर्य की किरणें सबसे अधिक लंबवत कहां पर होती है, सॉरी कर्क रेखा पर लंबवत कब होती है, तो कर्क रेखा पर लंबवत होती है 21 जून। ठीक है, 21 जून। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहता है। अगर क्वेश्चन आता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून। ठीक है, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, 21 जून के दिन सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, और यहां पर क्या रहेगा 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा, सबसे छोटा दिन। और जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा उसी दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा, सबसे बड़ा दिन रहेगा। एक बार मैंने बताया था सूर्य की किरणें ऊपर जाती हैं, एक बार नीचे आती हैं, ऊपर नीचे एक एक बार आती हैं, तो बीच वाली रेखा को तो 2 बार पार करेंगी। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 2 बार पार करती हैं सीधी लंबवत, और वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं, दिन रात समान, दिन रात समान। अब देखो, ज्यादा हमें कुछ नहीं समझना, केवल कितना समझना है, मार्च कौन सा वाला मंथ होता है, मार्च होता है तीसरा, सितंबर सितंबर होता है 9वां, जून छठा, दिसंबर 12वां। बोला जी ये मंथ क्यों समझा रहे हो, मंथ इसलिए समझा रहा हूं, मैंने जो 3 महीने वाला सर्कल आपको बताया था ना चलने का, उसी तरीके समझना है। सपोज करो ये विषुवत रेखा है, यहां पर पहला महीना है, ठीक है, सॉरी यहां पर तीसरा महीना है। अब तीसरा महीना है तो 3 महीने ऊपर जाने के बाद 6वां महीना आ जाएगा ऊपर जाते जाते। इसके बाद जब वापस आएगा तो वापस आते आते कौन सा महीना आ गया, यहां पर आते आते 9वां महीना। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे गए, नीचे जाने के बाद यहां पर कौन सा आ जाएगा, 12वां महीना। अब ये ही दिन है जो किरणें लंबवत होने के, ये जो तीसरा महीना 21 मार्च हो गया, 9वां महीना 23 सितंबर हो गया, ठीक है, 6वां महीना 21 जून हो गया और 12वां महीना 22 दिसंबर हो गया। ठीक है, ये ही दिन है जिस टाइम पे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन किस दिन रहता है, तो 21 जून, और 21 जून को यहां पर सबसे बड़ा दिन है, मकर रेखा पर 21 जून को सबसे छोटा दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध पर यही सबसे बड़ा दिन रहेगा, किस दिन, 22 दिसंबर को, जहां पर सूर्य की किरणें और यह है विषुवत रेखा जो बीचों बीच 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग दिन और रात का मान समान रहेगा, दिन और रात समान रहेंगे पूरी की पूरी पृथ्वी पर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, ले लिया होगा शायद आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको एक बार बताता हूं कि सूर्य की किरणें क्या आएगा, कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब लंबवत रहती हैं, 21 जून को,
मकर रेखा पर कब लंबवत रहती हैं? 22 दिसंबर को। सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर कब लंबवत रहती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगर बड़े दिन की बात आ जाए तो उत्तरी गोलार्ध पर या कर्क रेखा पर बड़ा दिन 21 जून को, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध या मकर रेखा पर छोटा बड़ा दिन आ जाए तो 22 दिसंबर को, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।